कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। रामगढ़ नाम के गांव में एक किसान हरि और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। हरि बहुत गरीब इंसान था। उनके 2 बेटे थे, सागर और भूषण। हरि और उसकी पत्नी हर रोज खेत में जाकर काम किया करते थे। वो दोनों अपने खेत में काम करने के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी किया करते थे। फिर भी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। अजी सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटों का पालन कैसे करेंगे? सुमन, हम दिन रात मेहनत करेंगे। भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को पीछे नहीं रखते। सागर और भूषण को ये सब बातों के बारे में पता था कि उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो दोनों भी स्कूल के बाद घर आकर माता पिता को काम में मदद किया करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं किया करते थे जो उनके माँ पिताजी उन्हें नहीं दे सकते थे। दोनों ही बड़े समझदार थे। अरे भूषण, जरा यहाँ आओ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, अभी आया। देखो भूषण, माँ और पिताजी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं आई और अब दिवाली आने वाली है, तो हमें नए कपड़े और ऐसी कोई चीज माँ पिताजी से नहीं मांगनी है जिससे उन्हें दुख हो कि वो हमें हर साल की तरह इस साल भी नहीं दे पाए। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे हमारे माँ पिताजी का दिल दुखे। हरि और सुमन खेत से अपने बैल बंदी लेकर आते हैं। तभी सागर और भूषण आंगन में जाकर बैलों को छोड़कर खूंटे से बांध देते हैं और उनको घास डालते हैं। ये सब देखकर हरि मन ही मन में सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। इतने प्यारे और समझदार बेटे हैं मेरे, और मैं उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस साल भी मेरे बेटों को बिना नए कपड़ों और मिठाई के बिना रूखी सूखी रोटी के साथ ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुमन ये सब देख रही थी। उसकी भी आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। तभी सुमन आवाज लगाती है। अजी सुनते हो, चलो घर के अंदर। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं खाना बनाती हूँ, चलो जल्दी, सब हाथ मुंह धोकर अंदर आओ। सब लोग अंदर जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण और सागर बाहर खेलने जाते हैं। तभी सुमन हरि से कहती है, अजी आप इतना मत सोचा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हरि के दोस्त चंद्रा को पता लगती हैं कि उसका दोस्त बहुत मुश्किल में है। चंद्रा दूसरे दिन ही हरि के घर आता है और हरि से कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत है। एक बार मुझे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझसे भी मदद नहीं लोगे। मुझे पता है तुम बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसी हालत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या पता आगे जाकर मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ जाए, तब तुम मेरी मदद कर देना। चंद्रा के इतना समझाने के बाद हरि मान जाता है। चंद्रा हरि को कुछ अनाज के बोरे और पैसे देता है और हरि से कहता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद की और मुझे ये भी पता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे वापस करूं, ये सब सोच रहे होंगे। तुम एक काम करो, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है मेरे कुछ खेत खाली पड़े हैं जिसमें मैं बुआई का काम नहीं करता। तुम वहां खेती करो, उसमें जो भी कमाई होगी उससे तुम मेरे पैसे लौटा देना, और जब मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो दे दिया करना। इससे मेरे खेत भी अच्छे रहेंगे। ये भी तो मेरा फायदा है ना। अब तो ठीक है। हरि ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। चंद्रा और हरि एक दूसरे के गले लगते हैं। चंद्रा अपने दोस्त को समझाकर वहां से चला जाता है। सागर और भूषण भी ये सब देख रहे थे। भूषण बोला, पिताजी, अब हम दिवाली बाकी लोगों की तरह मना पाएंगे। आप हमें नए कपड़े भी देंगे। हाँ मेरे लाल, हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खेतों में बहुत मेहनत भी करेंगे ताकि हमारी हर दिवाली अच्छे से जाए। हरि, सुमन, सागर और भूषण नए कपड़े पहनकर इस साल अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सब परिवार खुशी से झूम उठता है। श्रीरामपुर नाम के गांव में एक बहुत सुंदर दिखने वाला तरुण रहा करता था। उसका नाम था श्री। श्री बड़ा ही होशियार और समझदार लड़का था। उसके पास विद्या की कोई कमी नहीं थी। उसके पास ज्ञान का भंडार था। उसके पास विद्यार्थी परीक्षा के समय उससे पूछते थे और वो खुशी खुशी बता देता था।
मगर श्री को और श्री के माँ बाप को इस बात का बहुत अफसोस हुआ करता है कि उनका बेटा इतना होनहार होकर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इस बात का उन्हें अफसोस था, मगर उनके यहाँ खुशियां बहुत थी। श्री अच्छे मार्क्स से कॉलेज से उत्तीर्ण होता है, उसका कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है। अब उसे एक नामांकित कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना होता है। आज बड़े उदास दिख रहे हो, क्या हुआ? पिताजी, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपको पता है आज मेरा इंटरव्यू है और मेरी जेब में जाने तक के लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? श्यामदास अपने पास के 50 रुपए निकाल कर देता है। बेटा, इतने ही पैसे हैं मेरे पास और घर में कुछ भी नहीं है। श्री अब सोच में पड़ जाता है और घर के बाहर निकलता है। माँ, पिताजी, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से निकलता है और वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है। रास्ते से चलते चलते बस स्टॉप पर आ जाता है, मगर उसके पास भाड़े के पैसे ना होने के कारण वो बस में नहीं चढ़ पाता। और अब वो सोच रहा था कि मुझे कोई लिफ्ट दे दे तो अच्छा होगा। मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं हैं और मेरा काम हो जाएगा। मगर उस दिन उसको उसकी मदद करने वाला कोई नहीं मिला। अब श्री जहां खड़ा था वहीं पास में एक मंदिर था। श्री सोचता है, चलो समय है तो मंदिर जाकर आता हूँ। ऐसा सोचकर श्री मंदिर चला जाता है और वहां भगवान से प्रार्थना करता है और मंदिर के बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है और वहां बैठे भिखारी के कटोरे में देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। हे ऊपर वाले, तेरा न्याय भी अजीब है। कोई जिस चीज को चाहता है तो उसे वो चीज नहीं देता, और जो नहीं चाहता उसे ही वो सारी चीजें दे देता है। तेरा न्याय सच में अजीब है। क्या हुआ बेटा, बड़े द्विधा मनस्थिति में उलझे दिखाई दे रहे हो? नहीं बाबा, मैं अपने हालत पर सोच रहा हूँ कि मेरे पास ज्ञान होने के बावजूद पैसे नहीं हैं और मुझे आज कोई देने वाला भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? कितने रुपए चाहिए बेटा तुम्हें, बताओ जरा। क्यों बाबा, आप पूछ रहे हो? अगर मुझसे कोई मदद हो सके तो ऐसा सोच रहा हूँ मैं। बाबा, मैं आपसे पैसे लेकर आजीवन अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकूंगा। अरे बेटा, मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए और कुछ दवाइयों के लिए बहुत हैं पैसे। बेटा तुम बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? बाबा, मुझे फ़िलहाल के लिए 500 रुपये चाहिए। मैं आपको मेरे पास आ जाएंगे ना तो मैं ज़रूर लौटा दूंगा। ये लो बेटा, ये पैसे लो और तुम्हारे काम में सफल होकर आना। धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे जॉब के लिए जाना है। हाँ ठीक है बेटा। अब श्री नए ऑफिस में जाकर अपना इंटरव्यू देता है और उसमें इतने सारे लोगों में से श्री का सिलेक्शन हुआ था। अब ये श्री के लिए युद्ध जीतने की तरह ही था। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर चला जाता है। घर जाते समय उसके दिमाग में उस भिखारी बाबा की बात आ जाती है और वो सोचता है कि क्यों ना बाबा से मिलकर जाऊं, जिनकी वजह से मुझे आज जॉब मिला है। ये सोचकर श्री उस मंदिर के पास चला जाता है तो वहां बहुत भीड़ जमा थी। श्री उस भीड़ में घुस गया कि वहां क्या हो रहा है ये देखने के लिए। अब वहां देखता है कि वो बाबा चक्कर आकर गिर गए थे। ये सब देख श्री ने उनको उठाया तो उनको खुद का होश ही नहीं था। बाबा उठो, देखो मुझे जॉब मिल गया। बाबा सिर्फ उसकी तरफ आंख खोलकर देखते हैं और फिर से बेहोश हो जाते हैं। लगता है इस भिखारी बाबा ने आज खाना नहीं खाया है और दवाइयां भी नहीं ली। श्री को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उनके खाने का पैसा और दवाई का पैसा उन्होंने उसे दिया था। अब श्री उन्हें उठाकर लोगों से, मेरी मदद कीजिए, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। तभी लोग उसे कहने लगे, अरे वो भिखारी है, उसे इतनी इंसानियत नहीं दिखानी चाहिए। चलो यार, ये पागल लड़का है। आप लोग जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब श्री बाबा को उठाकर अस्पताल में लेकर जाता है और अस्पताल जाकर डॉक्टर से बहुत विनती करता है। साहब, इस बाबा को क्या हुआ है, देखिए ना जरा। जी, इनको थकान और खून की कमी के कारण ऐसा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा डॉक्टर? इनको अब जल्द से जल्द खून चढ़ाना पड़ेगा।
इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मुझे पता नहीं डॉक्टर, आप चेक कर लीजिए और मैं कुछ काम में आया तो मुझे बताइए। जी, अभी मैं इनका ब्लड टेस्ट के लिए भेजता हूँ। श्री अब उस अस्पताल में रुकता है और एक अपने घर में फोन करके इत्तला कर देता है। अब उस बाबा के ब्लड रिपोर्ट आ गए थे। उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था और इत्तेफाक से श्री का ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव ही था। डॉक्टर साहब, मेरा खून इस बाबा को अगर चल सकेगा तो आप मेरा खून ले लीजिए। मगर हमें आपके खून के सैंपल टेस्ट करवाने होंगे, बाद में सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है आप कीजिए, बाकी मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना खून टेस्ट करवा लीजिए, बाद में देखते हैं। अब श्री अपना ब्लड टेस्ट करवा लेता है और वह बाबा को खून दे सकता था, इसीलिए अब श्री बाबा को खून दे देता है और उनके पास बैठ जाता है उनकी चिंता में। कुछ देर बाद बाबा को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो देखते हैं कि वो अस्पताल में है और उनके पास श्री बैठा है। बेटा, तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? मिली या नहीं मिली जॉब? श्री की आंखों में आंसू थे और वो बोल रहा था, बाबा, आप मेरे जैसे अनजान इंसान के लिए खुद का खाना और दवाइयों के पैसे मुझे दे दिए और ये हाल हो गया आपका। ये सब मेरी वजह से। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ होना नियति में लिखा होता है। अब बताओ, मिली या नहीं जॉब? हाँ बाबा, मिली जॉब और अच्छी तनख्वाह वाली है। अच्छा है। अब वह डॉक्टर आकर उन्हें सारी हकीकत बता देता है कि कैसे श्री ने उन्हें अस्पताल लाया, उन्हें खून दिया, ये सारी बातें। और ये सब सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ बाबा, आप मेरे पिताजी के समान हो। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और हम सब मिलकर एक अच्छा परिवार बनकर रहेंगे। मुझ जैसे अभागी को परिवार मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। अब अगले दिन बाबा अस्पताल से छुट्टी हो जाते हैं और श्री और बाबा घर चले जाते हैं। श्री अब अपने माँ और पिताजी को सारी बातें समझाता है। आपने मेरे बच्चे की मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। आओ ना, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, है ना श्री की माँ? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भाई साहब अब हमारे साथ ही रहेंगे। उनका सबका प्यार देखकर बाबा की आंखें भर आई और वो श्यामदास को गले लगाकर रोने लगता है। बाबा को कितने दिनों बाद एक परिवार मिला था। अब श्री, उसकी माँ, पिताजी और भिखारी साथ साथ में एक परिवार की तरह रहने लगे। अब श्री की तनख्वाह भी अच्छी थी। अब सब खुशी खुशी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मदद करनी चाहिए, हमेशा एक दूसरे से इंसानियत से बर्ताव करना चाहिए। किशनगढ़ नाम के गांव में सरोज नाम की एक सुंदर लड़की उसकी दादी के साथ रहती थी। सरोज बहुत मेहनती थी। वो अपनी दादी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। सरोज की एक दोस्त थी, सोना। सोना बड़ी ही गुस्सैल थी। उसे वक्त की बिल्कुल कदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सरोज और सोना स्कूल छूटने के बाद घर वापस आ रहे थे। चलना सरोज, हम थोड़ा खेलते हैं, चलना। अरे मैं नहीं, मेरी दादी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। एक दिन लेट हो गया तो चलता है, तू उसकी चिंता मत कर, हम कुछ बहाना बना देंगे। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती सोना। चल घर चलते हैं, दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। रुक ना सरोज, आज के दिन कुछ भी बोल देना मेरे लिए। सरोज को सोना के खातिर रुकना पड़ा, मगर वो मन ही मन बहुत घबरा गई थी क्योंकि वो अपनी दादी से कभी झूठ नहीं बोलती थी। बहुत देर तक खेलने के बाद सरोज और सोना घर के लिए निकलते हैं। घर आते आते बहुत अंधेरा हो गया। वहाँ सरोज की दादी बहुत घबरा गई थी क्योंकि सरोज इतनी देर तक कभी भी बाहर नहीं रुकती थी। सरोज घर आई। दादी, आज सोना के साथ खेलते खेलते देर हो गई। मेरी बच्ची, बताकर जाना चाहिए था ना घर में, मुझे कितनी चिंता हो रही थी, पता है तुम्हें? सरोज थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसका ये बदला हुआ स्वभाव देखकर दादी थोड़ी चिंता में पड़ गई, मगर दादी ने उसे ज्यादा कुछ कहा नहीं। दोनों भी खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह ही उठकर सरोज ने घर के सारे काम निपटा लिए और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना कि तुम घर पर जल्दी नहीं आती तो मेरा ध्यान नहीं लगता। हाँ दादी, पता है, आज से मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाया करूंगी। अच्छा ठीक है बेटी, अब जाओ। सरोज सोना के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है।
शाम को स्कूल खत्म होने के बाद आज के दिन भी सोना सरोज को ज्यादा देर तक खेलने के लिए आग्रह करती है। आज भी चलोगी ना सरोज? बहुत मजा आया था ना कल खेलने में? हाँ, कल बहुत मजा आया था, मगर मेरी दादी घर पर इंतजार कर रही थी। आज मैंने उनसे वादा किया है कि आज मैं जल्दी आऊंगी। कल तुम्हारी दादी तुम्हें चिल्लाई क्या? नहीं, मेरी दादी कभी मुझे चिल्लाती नहीं है, वो मुझसे हमेशा प्यार से बात करती है। तो फिर आज भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दादी आज भी कुछ नहीं बोलेगी। चलो खेलते हैं। दोनों खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। सरोज हर रोज घर देर से जाने लगी। दादी को इस बात की चिंता होने लगी थी, लेकिन दादी ने सरोज से कुछ नहीं कहा। दादी ने सरोज को छूट देकर रखी थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा सरोज, कल तुम्हारा जन्मदिन है, कल तो समय पर आ जाओगी ना? हाँ दादी, कल मैं जल्दी आऊंगी। कल मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या तोहफा लाने वाली हो दादी आप मेरे लिए? वो तुम्हें कल ही मिलेगा, आज नहीं। अब तुम खाना खाकर सो जाओ। दादी और सरोज खाना खाकर सो गई। अगले दिन सरोज नए कपड़े पहनकर स्कूल गई और शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम हो जाने के बाद सरोज और सोना स्कूल से बाहर आई। सरोज, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सोना, मगर आज हम नहीं खेल सकते क्योंकि दादी ने मुझे आज जल्दी बुलाया है। अरे सरोज, ऐसा क्यों बोल रही हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, आज हम और ज्यादा मस्ती करेंगे। चलो। नहीं सोना, आज नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उस दिन सरोज और सोना सही वक्त पर घर गई। सरोज को जल्दी घर आया देख दादी बहुत खुश हो गई। आओ मेरी बच्ची, आज जल्दी आ गई। हाँ दादी, आप मुझे कुछ अच्छा तोहफा देने वाली थी ना? क्या है वो तोहफा? बताइए ना मुझे। हाँ बताऊंगी ना, थोड़ा सब्र करो मेरी बच्ची। सरोज के जन्मदिन के मौके पर दादी उनके पहचान वाले सभी लोगों को खाने की दावत देती है। उन सबको घर में देखकर सरोज बहुत खुश हो गई। दादी ने सरोज के लिए बहुत बड़ा केक बनाकर लाया था। सरोज का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। सरोज, तुम्हें आज मैं क्या देने वाली थी, इसकी बहुत उत्सुकता थी ना? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इसमें क्या है दादी? खोल कर देखो। दादी, ये तो बहुत सुंदर है। ये आपने मेरे लिए लाई है? हाँ बच्ची, ये तुम्हारे लिए ही है। ये मेरी माँ ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। सच में दादी, ये बहुत ही सुंदर तोहफा है। इसकी खासियत तुम्हें बाद में पता चलेगी। अगली सुबह सरोज अपने काम खत्म करके ऐसे ही अपना समय जाया करने लगी और तभी अचानक, ये क्या हो रहा है? ये घड़ी से इतने जोर से आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये तुम्हें समय का कैसे सही इस्तेमाल करना है ये सिखाएगी। अब इसे बंद कैसे करूँ? जब भी तुम तुम्हारा आलस छोड़कर काम करने लगोगी तब ये घड़ी बजना बंद हो जाएगी। अब जाओ, तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। ये सब सुनकर सरोज हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। अरे, मैं मेरे काम सही समय से करूं तो ये घड़ी आवाज नहीं करती है। जाने दो, स्कूल हो जाने के बाद मैं इसे निकाल डालूंगी। उस दिन स्कूल छूटने के बाद सोना और सरोज एक जगह पर बैठकर गप्पे मारने लगी। ये सब देखकर वो घड़ी जोर जोर से बजने लगी। सरोज ने उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे नहीं निकाल पाई। आखिर मजबूरी में आकर सरोज वहाँ से उठकर घर चली गई। मैं ये घड़ी निकालकर रास्ते में फेंक दूंगी और सारी झंझट ही खत्म। घर जाते ही उस घड़ी की आवाज बंद हो गई। अब ऐसा ही पूरा महीना चलता रहा। जब भी सरोज अपना वक्त जाया करती, वो घड़ी बजने लगती और सरोज उसे रोक नहीं पाती। अगले दिन स्कूल छूटने के बाद घर आते समय रास्ते में ही खड़ी होकर सरोज उस घड़ी को निकालने की कोशिश करने लगती है। उसके तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो घड़ी उसके गले से नहीं निकलती। बहुत खींचने के कारण उसके गले पर निशान बन जाते हैं। बेचारी सरोज निराश होकर घर चली आती है और अपने दादी से कहती है, दादी, मुझे ये घड़ी निकालनी है, क्या आप मुझे निकाल के दोगी? बेटा, ये घड़ी जादुई घड़ी है। ये अगर किसी को वक्त की कीमत ना हो तो उसे वक्त की पाबंद बना देती है। तुम्हारी ये दादी भी तुम्हारी तरह बहुत खेलकूद किया करती थी, मगर मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी वजह से घर के सारे सदस्यों को तकलीफ हो सकती है। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे वक्त की कीमत समझाने के लिए ये घड़ी दी थी और आज मैंने तुम्हें ये घड़ी देकर वक्त की कीमत और वक्त का सही इस्तेमाल करना सिखाया है। दादी, आज के बाद मैं वक्त का सही इस्तेमाल करूंगी और हमेशा वक्त की कदर करूंगी। ये सुनकर दादी बहुत खुश हो गई। अब सरोज को अपने वक्त की कीमत पता चल गई। उसने बेवजह वक्त जाया करना बंद कर दिया, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने लगी
और एक जिम्मेदार और होशियार लड़की बन गई। उस जादुई घड़ी ने उसके जीवन में परिवर्तन लाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त उनकी कदर करता है। रामपुर नाम के शहर में राधा और श्याम नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों ही बड़े नेकदिल और मेहनती थे। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। बस इसी बात का दुख दोनों को हमेशा लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन शाम काम से घर लौटा। अजी सुनते हो, क्यों ना हम किसी अनाथालय से बच्चे को गोद ले ले। हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, मगर हम बच्चा गोद लेंगे तो किसी बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और हमें भी बच्चे का प्यार मिल जाएगा। हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हम उसे बहुत प्यार करेंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। भाग्यवान, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। मैं कल ही अनाथालय जाकर बात करता हूँ। शाम दूसरी ही सुबह जल्दी उठकर अनाथालय के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर वहां के अधिकारियों से बातें करने लगा और तभी उसकी नजर वहां एक बेंच पर बैठे बच्चे पर पड़ी। शाम को वो बच्चा बहुत प्यारा लगा, जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। सर, ये बच्चा कौन है जो सामने बेंच पर बैठा है? मुझे इसी बच्चे को गोद लेना है। इसे तो देखकर ही मुझे लगाव हो गया है। श्याम जी, जो भी लोग ये बच्चा गोद लेने आते हैं, पहले तो सब यही कहते हैं, लेकिन जब उनको सूरज के विकलांगता के बारे में पता चलता है, तब इसे कोई गोद नहीं लेता। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना प्यारा बच्चा है, कोई ऐसे क्यों करेगा? श्याम जी, क्योंकि ये बच्चा एक पैर से चल नहीं सकता, ये अपाहिज है, इसीलिए बेचारे को कोई गोद नहीं लेता। श्याम उस बेंच पर बैठे सूरज के पास गया, उससे कुछ देर बातें की और बातें करने के बाद उसे चॉकलेट देकर वहां से अपने घर निकल गया। क्या हुआ जी, आज बड़ी देर कर दी घर आने में? कब से आपकी राह देख रही हूँ। अरे भाग्यवान, मैंने कल कहा था ना कि मैं अनाथालय होकर आऊंगा, इसीलिए थोड़ी देर हो गई आने में। राधा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अजी बताओ ना जल्दी, क्या हुआ वहाँ जाकर? आपको कोई बच्चा पसंद आया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल सुबह जाकर ही बच्चे को घर लेकर आऊं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुन लो। श्याम राधा को अनाथालय में हुई सारी बातें विस्तार से बताता है और भावुक हो जाता है। श्याम को सूरज से बहुत लगाव हो गया था, ये बात राधा समझ गई। अजी, तो क्या हुआ? अगर हम दोनों की कोई संतान होती और अपने बच्चे के साथ ऐसा होता, तो क्या हम उसका पालन पोषण नहीं करते? मैं कुछ नहीं सुनने वाली, हम कल सुबह जाकर ही सूरज को घर लेकर आते हैं। राधा की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। तुम सच में बहुत अच्छी माँ बनोगी। अगली सुबह जल्दी उठकर अनाथालय के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर दोनों वहां के अधिकारियों से बात करते हैं और तभी राधा की नजर सूरज पर पड़ती है। अजी सुनते हो, यही है ना सूरज? हाँ, लेकिन तुमने कैसे पहचाना? बस जैसे आपने बताया था उसी से पहचान लिया। सच में बहुत प्यारा है हमारा सूरज। श्याम अधिकारियों से बातें करने लगा और राधा वहां सूरज के पास गई, उसे गोद में उठाया और उससे बातें करने लगी, उसके साथ खेलने लगी। सूरज भी उसके साथ बहुत अच्छे से खेलने लगा। कुछ समय बाद श्याम और राधा सूरज को अपने घर लेकर आए। अब दोनों मिलकर सूरज का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने सूरज का पास ही के स्कूल में दाखिला करवाया। छुट्टी के दिन दोनों उसे पार्क में खेलने के लिए लेकर जाने लगे। सब कुछ एकदम अच्छे से चलने लगा। ऐसे ही एक दिन राधा ने श्याम से कहा, अजी सुनते हो, हमें सूरज को किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। सूरज जब भी दूसरे बच्चों को भागते दौड़ते देखता है तो वो निराश हो जाता है। उसे भी दौड़ने का मन होता होगा। मुझे अनाथालय के अधिकारियों ने कहा था कि सूरज का पैर ठीक होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी हम उसे एक बार किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाएंगे। अगले दिन सूरज स्कूल जाता है। स्कूल में कुछ लड़के उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाते हैं, उसे धक्का देते हैं। सूरज जमीन पर गिर जाता है। वैसे ही रोते रोते वो स्कूल के बाहर जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बाकी बच्चों को उछलता कूदता देखकर वो मन ही मन टूट जाता है। तभी अचानक उसे किसी कबूतर के फड़फड़ाने की आवाज आती है। अरे, ये कबूतर तो यहाँ फंस गया है, मुझे इसे निकालना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। सूरज उस कबूतर को आराम से निकालता है, उसे पानी पिलाता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन वो कबूतर कोई आम कबूतर नहीं था। वो कबूतर सूरज से बात करने लगा। दोस्त, मैं एक जादुई कबूतर हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जादुई कबूतर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? कबूतर सूरज का साफ मन देखकर प्रसन्न हो जाता है और उसे कहता है, दोस्त, ये लो,
ये जूते हैं। ये कोई आम जूते नहीं है, ये जादुई जूते हैं, जादुई जूते। इन्हें पहनकर तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो और जितनी चाहे उतनी उछल कूद कर सकते हो। और हाँ, ये तुमसे कभी अलग भी नहीं होंगे। इन्हें पहनने के बाद तुम्हें कोई चिढ़ाएगा भी नहीं। कबूतर वो जादुई जूते सूरज को सौंपकर वहां से उड़ गया। सूरज उन जूतों को पहनता है और कमाल हो जाता है। वो बिना सहारे के चलने लगता है, दौड़ने लगता है। ये मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। सूरज दौड़ता उछलता घर जाता है। सूरज को दौड़ते भागते देख राधा और श्याम फूले नहीं समाते। सूरज स्कूल में घटी सारी बातें माँ और पिताजी को बताता है। श्याम और राधा उस जादुई कबूतर का मन ही मन धन्यवाद देते हैं और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। सोलापुर नाम के गांव में हरि नाम का एक समोसे बेचने वाला रहता था। वो और उसकी पत्नी शीला हर रोज गांव में जाकर समोसे बेचते थे, लेकिन उनके ठेले पर ग्राहक बहुत कम हो गए थे। एक बार जो ग्राहक आता वो वापस नहीं आता था। इस बात को लेकर हरि बहुत चिंतित रहता था। न जाने ग्राहकों को क्या हो गया है, हमेशा की तरह समोसे खाते ही नहीं। समोसों की बिक्री कम हो गई है। क्या पता, मगर समोसे की बिक्री बहुत कम हो रही है। तुम्हारे हाथ के समोसे मुझे अच्छे नहीं लगते, ग्राहक क्या खाक खाएंगे। अजी ऐसा है तो आप बनाइए ना समोसे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है समोसे बनाने में। हाँ हाँ पता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारे गांव की एक सरला बहन है, उनके हाथों में बहुत स्वाद है। वो समोसे बनाएगी तो हमारे सारे समोसे बिक जाएंगे। मैं कल ही उनके गांव जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। हमारा धंधा भी अच्छा चलेगा और कुछ कमाई भी हो जाएगी। हरि अब उस गांव में जाता है जहाँ सरला रहती थी। हरि सरला के घर गया। अरे आओ ना भैया, कैसे आना हुआ आपका? अरे कुछ काम था, इसीलिए इतनी दूर आया हूँ। क्या काम था भैया, बोलिए ना। सरला बहन, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो और मेरा समोसे का ठेला है। मुझे वहाँ समोसे बनाने के लिए कोई चाहिए था। क्या आप आ सकती हो? मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दूंगा। बात तो ठीक है भैया, आप जैसा कहते हो वैसा ही करेंगे। मेरे परिवार को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। चलिए, तो आज शाम की गाड़ी से हम शहर चले जाएंगे। अब सरला हरि के साथ शहर आई। हरि ने सरला को हर सुबह 100 समोसे बनाने का काम बता दिया। अगली सुबह जल्दी उठकर सरला ने 100 समोसे बनाकर तैयार रखे। हर रोज की तरह हरि और शीला ठेले पर गए। उस दिन उनके सारे समोसे बिक गए। आमदनी बहुत अच्छी हुई। हरि ने अपने मुनाफे से आधा हिस्सा सरला बहन को दे दिया। सरला बहन, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। ये लीजिए, आधा मुनाफा आपका। धन्यवाद भैया। और हाँ बहन, कल हमें 200 समोसे लगेंगे। हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं। जी भैया, मैं कल सुबह ही बनाकर रख दूंगी। आप बस उसके लिए लगने वाला सामान ला देना। अगले दिन सरला 200 समोसे बनाकर तैयार रखती है। उस दिन भी हरि के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब अगले दिन के लिए हरि सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है। इस तरह हर रोज बहुत सारे समोसे बनाकर सरला हरि को देने लगी और हरि उन्हें अपने दुकान पर बेचकर बहुत कमाई कमाने लगा। ये सब देखकर शीला को बहुत जलन हो रही थी। एक दिन उसने हरि से कहा, अजी आप उस सरलाई को कमाई का आधा हिस्सा देते हो। सामान हमारा, उसके लिए कितनी देर तक ठेले पे खड़े रहने की जिम्मेदारी हमारी, और उस सरला को सिर्फ घर पर बैठकर समोसे बनाने के लिए आप आधा हिस्सा देते हो। ये सही नहीं है। अरे हाँ भाग्यवान, मगर मेरे पास दूसरा कोई और पर्याय भी नहीं। जब से सरला बहन समोसे बनाने लगी है तब से धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा है। और ये मुनाफा आप आधा कर देते हो। आप ही सोचिए। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मगर उसे निकाल भी नहीं सकते ना, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसे मुनाफा या पगार नहीं तो दिन के पैसे दिया करो, समझे? हाँ ये विचार सही है, ऐसा ही करेंगे। अगले दिन हरि सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है और उसे कहता है, अरे सरला बहन, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरा समोसे का रेट उतना ही है, तो मुझे धंधे में घाटा होने लगा है। अब मैं तुम्हें हर दिन के 100 रुपए ही दूंगा। मगर भैया, आपने तो मुनाफे का आधा हिस्सा बताया था, अब क्या हुआ? 100 रुपए तो मुझे गांव में भी मिलते थे, फिर मैं यहाँ क्यों आ गई? और वैसे भी भैया, समोसे का अच्छा स्वाद होने के कारण ही लोग समोसा खाते हैं। सरला बहन, आपको बहुत ज्यादा लालच आ गया है। इतना लालच अच्छा नहीं। भैया, मुझे लालच आया है या आपको लालच आया है? मैंने तो कभी समोसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर मैं मेरे हक के पैसे कैसे छोड़ूं? आप ही बताइए। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो गांव में ही तुम्हारी असली जगह है, और कर भी क्या सकते हैं तुम्हारे जैसे लोग। बेचारी सरला अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक जगह वो बैठ गई। तभी उसके बड़े बेटे उमेश ने कहा, माँ, तुम परेशान मत होना,
कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। माँ, क्यों ना हम खुद का समोसे का ठेला लगाए? हमारे पास कुछ पैसे भी जमा है, इससे हम ठेला लगा सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन सरला अपने बेटे की मदद से अपना खुद का ठेला लगाती है, वो भी गांव के बीचों बीच हरी के ठेले के बिल्कुल पास। उस दिन सरला सिर्फ 50 समोसे बनाती है, लेकिन नया ठेला होने की वजह से उसके सारे समोसे बिक नहीं पाते। ये देखकर वो निराश हो जाती है। बेटा, हमें ये धंधा नहीं करना चाहिए था क्या? अरे माँ, आज पहला ही तो दिन था, एक ही दिन में कैसे पता चलेगा कि लोगों को समोसे पसंद आए या नहीं? हम कल फिर करके देखेंगे। अगले दिन सरला और उमेश फिर से 50 समोसे बनाते हैं और उन्हें बेचने अपने ठेले पर जाते हैं। उनके यहाँ एक ग्राहक आता है। कितने का दिया समोसा? सिर्फ 10 रुपए भैया। वो आदमी समोसा खाता है, उसे समोसे का स्वाद बहुत पसंद आता है। वो अपने साथ 10 समोसे और लेकर चला जाता है। धीरे धीरे सरला के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे, सबको उसके समोसे बहुत पसंद आने लगे। इसी के साथ साथ हरी के ग्राहक थोड़े कम होने लगे। सरला के समोसे की चर्चा सारे गांव में फैल गई। ऐसे ही एक दिन उस गांव का एक बड़ा जमींदार उसके ठेले पर आया। बहन जी, एक समोसा दीजिए। सरला ने जमींदार को एक समोसा दे दिया और अपने काम में लग गई। उस जमींदार को वो समोसा बेहद पसंद आया। बहन जी, मेरे बेटे की परसों शादी है, क्या तुम हमारे घर मेहमानों के लिए ऐसे समोसे बनाओगी? जितने भी समोसे होंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। जी, मैं जरूर आऊंगी और सारे लोगों को अच्छा समोसा देने की ही मेरी कोशिश रहेगी। जी, ये लीजिए आपका एडवांस। जमींदार सरला को एडवांस पैसे देकर वहां से चला गया और ये सब देखकर हरी मन ही मन जलने लगा, लेकिन उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। शीला, हमें कुछ अलग धंधा करना पड़ेगा, ये समोसे बेचकर अब काम नहीं चलेगा। जी, आप सच कह रहे हो। चलो अब दूसरा धंधा शुरू करते हैं। इस तरह शीला और हरी ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। उनकी लालच और झूठे व्यवहार के कारण उन्हें अपना धंधा खोना पड़ा। उधर सरला का समोसे बेचने का धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए।